Good morning to all. Welcome to PPS 6th class. Today I am going to explain you chapter 5th गिल्लू. इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा. जब हम किसी पशु पक्षी को अपने घर में पालते हैं तो वह हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह हो जाता है. हमारा उससे बहुत अधिक लगाव और प्रेम हो जाता है. उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति हमें प्रभावित करती है. सोन जूही फूल का एक प्रकार जो पीला होता है. सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है. इसे देखकर अनायास अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण याद जो इस लता की सघन घनी हरितिमा में हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था. चौंका देना, हैरान कर देना. तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है. लघु प्राण, छोटा सा जीव, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो. स्वर्णिम, सुनहरी. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल का अर्थ है चुपके से छूकर छिप जाना जैसा खेल रहे हैं. यह काकभुसुंडी कौआ भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादृत, विशेषादर, अनादृत, अपमानित, अति सम्मानित, अति अपमानित. हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर मोर के, न हंस के. उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक कौआ बनकर ही अवतार लेना पड़ता है. इतना ही नहीं, हमारे दूर के प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश कटु तीखा कानों को ना अच्छा लगने वाला स्वर में ही देना पड़ता है. दूसरी ओर हम कौआ और काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. अवमानना, तिरस्कार. मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. नजर निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. सुलभ, आसान आहार, भोजन. काकद्वय 2 कौवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. अतः वह निश्चेष्ट बेहोश या बिना हिले डुले सा गमले से चिपटा पड़ा था. सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. परंतु मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर रुई से रक्त खून घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. 3-4 महीने में उसके स्निग्ध कोमल झब्बेदार पूंछ,
और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित, आश्चर्यचकित, हैरान। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। आश्चर्य, हैरानी, कार्यकलाप, गतिविधि। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात होते शरीर, छोटा शरीर उस लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर बाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध खुशबू मेरे कमरे में हौले हौले धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। आई होप you understand very well. Have a nice day.